जो है वह परम सूक्ष्म, हमें मालूम है कि जब हम चतुर्विध अन्नपान का सेवन करते हैं तो उस अन्नपान के फलस्वरूप जो है हमें उस अन्नपान के फलस्वरूप सूक्ष्म परम सूक्ष्म सार बनता है जिसको रस कहा गया है। और हम ये भी जानते हैं कि यह जो रस है, यह रस जो है वह क्या है एक रुकिएगा। उपयुक्तस्य आहारस्य सम्यक परिणतस्य यह तेजो भूतः सारः परम सूक्ष्मः स रस इति उच्यते। मतलब कि सर्व धातु घटकों को जो पोषण का सामर्थ्य जिसमें है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म घटक पर्यंत जो पोषण को पहुंचाने का जो तेजोभूत भाग है, परम सूक्ष्म भाग है, जो कि स्त्री बीज की निर्मिति करता है, गर्भ की निर्मिति करता है, परम सूक्ष्म है, पोषण करता है। और इस रस को हम जानते हैं कि इस रस की दो उपधातुएं हैं, स्तन्य और आर्तव। और यह जो स्तन्य और आर्तव है, तो यदि रस दुष्टि हो जाए, यदि रस दुष्टि हो जाए तो रस प्रदोष विकार में हमने देखा है कि अश्रद्धा च अरुचि अश्रद्धा च अरुचि च आस्य वैरस्यम अरसज्ञता हल्लासो गौरवम तंद्रा स अंगमर्दो ज्वरात्मः पांडुत्वम स्त्रोत्साम रोधः क्लैव्य। ये जो क्लैव्य आ रहा है वह रस प्रदोष विकार है। तो जब रस बिगड़ता है तो उसका जो परिणाम है वह आर्तव पर भी होता है। ये हमें समझना चाहिए, है ना। और साथ में जो स्त्री का स्तन्य है, यानी कि जो लैक्टेशन है, वह प्रॉब्लम भी जो है वह आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि एएमएच लेवल या प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो बढ़ जाए, एक्सेस प्रोलैक्टिन हो जाए, ये भी एक बंध्यत्व का कारण माना गया है। अब हमको यहाँ पर भी जो रस प्रदोष विकार है उसमें हमको ये बात देखनी पड़ेगी कि रस क्षय है, रस क्षीण अवस्था में है या रस वृद्धि अवस्था में। इन दोनों अवस्था में ही धातु क्षय होकर बंध्यत्व हो सकता है और स्त्रोतोरोध होकर भी धातु क्षय होकर वात प्रकोप होकर बंध्यत्व की स्थिति बन सकती है, और स्त्रोतोरोध होकर, जैसे कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है, उस अवस्था में भी क्या होता है कि बंध्यत्व की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हेलो। हाँ जी सर, वो बीच में आपकी आवाज कट गई थी। आपने बोला कि स्रोतोरोध होके पीसीओडी के बारे में बात। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट रुकिए। देखिए क्या होता है कि रस जो है, आहार रस और रस, इन दोनों को हमको मैक्सिमम इंपॉर्टेंस देनी है व्हेन वी आर ट्रीटिंग गैनोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्योंकि आर्तव जो है वह रस की उपधातु है। अब जो आर्तव पर और स्तन्य जो कि उपधातुएं हैं, इन उपधातुओं को कंसीडर करने के लिए रस को आपको पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। और रस क्षीणता की, अब रस दुष्टि हो रही है,
यह रस प्रदोषज विकार हो रहा है, उस रस प्रदोषज विकार में भी आपने क्या करना है कि भाई वो क्षीण अवस्था है कि वृद्ध अवस्था है। क्षीण अवस्था में भी बंधत्व की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और यदि जो कि वात प्रकोप करेगी, वात प्रकोप होकर धातु क्षय होगा, बंधत्व उत्पन्न हो जाएगा, या स्त्रोतोरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो जो इस अवस्था में दो प्रकार के अवस्था निर्माण हो जाती है, एक तो रसगत वात और एक रसगत कफ। तो जो पीसीओडी है, वी हैव टू कंसीडर दैट इट इज द कंडीशन ऑफ रसगत कफ। ये बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ जी सर। तो दोषी आवृत मार्गत्वाद आर्तवम नश्यति स्त्रीः, ऐसा शुश्रु शारीर अध्याय 2 में लिखा हुआ है। यानी कि वो जो क्लैविक की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसके पहले जो स्त्रोतोरोध उत्पन्न हुआ है, जो पीसीओडी उत्पन्न हो रही है, जो हार्मोन का जो इम्बैलेंस उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि रस क्या कर रहा है, बॉडी को तर्पयति, वर्धयति, धारयति और यापयति। तो जो पेशियां हैं, जो स्नायु हैं गर्भ के या गर्भाशय के, तर्पण और वर्धन जो है वह उस रस से ही मिलने वाला है, और वो जो है घटक जो है, रस जो है, वह दुष्ट है। हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है ना, यानी कि अब उसमें भी जो है एफएसएच है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और जो अन्य हार्मोन ईस्ट्रोजन है, जो कि रिपेयरिंग एंड थिकनिंग में करते हैं। तो उनको भी हम जो है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि दोष भी जो है कि भाई एफएसएच जो है वो किस दोष के अंतर्गत आ रहा है, जब हम आर्तव को देखना शुरू करेंगे। तो अब जो रस्वा स्त्रोतस है, जो रस्वानाम स्त्रोतसाम हृदय मूलम महास्त्रोच्च, तो स्थायी पोष्य और रस जो स्थूल भाग है, उपधातु स्तन्य और रज है, और यह साथ में तेजो भूत भी है, यानी कि यह रक्त को भी पोषण देता है। और जो ये रसाग्नि है, इस रसाग्नि का जो मल है वह स्थूल है, जो कि कफ है, ठीक है ना। कफम पित्तम मलम खेशु स्वेद स्यातन खरोमच, तो रस का जो मल है वह कफ है। तो हम जो ऋतु व्यतीत अवस्था में जो कफ की अवस्था कह रहे हैं, तो यह जो सूक्ष्म क्लेद है, यह रसाग्नि जो है उसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा। और जो पीसीओडी है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो कफ और सूक्ष्म क्लेद है, ये जो जमा हो रहा है, इसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर। हाँ जी। उसके पश्चात बीज घटक है ना। तो जब जो बीज घटक हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि भाई ओव्यूलेशन स्टडी करा देते हैं, और आर्तवम अपि शुक्रवत दोष ही उपसृष्टम अबीजम भवति, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। तो जैसे कि हमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर आर्तव दुष्टि हो रही है ना, तो आपके पास अभी हम ड्रग चॉइस देखेंगे, लेकिन जैसे कि पुष्यानुग चूर्ण है, पंचवल्कल चूर्ण है, त्रिकटु चूर्ण है, चंद्र प्रवाह है, अशोकारिष्ट है, बोलभद्रस है, पुरनवासव है, गुणुची सत्व है, सारिवा है, मंजिष्ठा है, चंदन है, कुमारी आसव है, कृष्ण बोल है, सबीर पन्नग है, जो भी कुपिपुरुषान है, जो कि अपान क्षेत्र पर कार्य कर रहे हैं, आर्तव स्त्रोतस पर कार्य कर रहे हैं, और इन योगों का सूक्ष्म गामित्व है। परंतु हमें ये देखना पड़ेगा ओव्यूलेशन स्टडी कराकर कि भाई कौन सा कल्प जो है वह इस अवस्था में उपयुक्त तो बैठेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है वो जब तक हम नहीं देख रहे, तब तक हम क्या करेंगे कि अपने आप को किस में डालेंगे, मतलब वो कई बार क्या होता है, हम चिकित्सा तो करते हैं, ठीक है ना। जब हमने चिकित्सा करी तो हमें मालूम है कि भाई हमें फलक ऋतु देना है, हमें दशमूलारिष्ट देना है, अशोकारिष्ट देना है, और वो कई स्त्रियां तो अपने आप ही ले लेती हैं। वो हेम पुष्पा आता है एक, है ना, आता है ना हेम पुष्पा। हाँ जी सर। हाँ जी सर। और वो खुद ही ले लेती हैं वो, ठीक है ना।
हाँ हाँ, सुपारी पाक भी ले लेती हैं। तो वो किस अवस्था में लेना है, क्या लेना है? तो अगर हम फिजियोलॉजी नहीं समझ रहे हैं, यदि हम हर चीज को दोष के स्तर पर, मतलब वो व्याधि प्राथमिकता पर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलता। अगर ऐसा नहीं मिलता तो आयुर्वेद कब का खत्म हो जाता। व्याधि प्राथमिकता पर भी रिजल्ट मिलते हैं, परंतु फिर भी थोड़ा सा एक सेंस हो तो आपको ये तय होता है कि भाई रिजल्ट तो मिलने वाला है ही। एक बात मैं और करना चाहूंगा आपसे, ये काश्यप का संदर्भ है, पुष्पग्नि जातहारिणी वृथा पुष्पम तुय नारी यथा कालम प्रपश्यति स्थूल लोमश गंडावा पुष्पग्नि सा अपि रेवती। यहाँ पर इसने, काश्यप ने जो है वो ऐसी स्त्री का वर्णन किया है जो पुष्पग्नि है। पुष्पग्नि यानी कि पुष्प जो है वह किसको कहा जाता है कि पुष्प दो प्रकार का है, अंतः पुष्प और बाह्य पुष्प। बाह्य पुष्प जो है वह आर्तव की संज्ञा पाता है, और जो अंतः पुष्प है वह ओवम स्त्री बीज की संज्ञा पाता है। तो दोनों ही प्रकार के पुष्प को, स्त्री बीज को और आर्तव को हरने वाली जो स्त्री होती है उसको पुष्पग्नि कहा जाता है। तो इसका वर्णन करते हुए, पुष्पग्नि जातहारिणी का वर्णन करते हुए महर्षि काश्यप लिखते हैं, वृथा पुष्पम तुया नारी यथा कालम प्रपश्यति स्थूल लोमश गंडा व पुष्पग्नि सा अपि रेवती। यहाँ पर वृथा पुष्पम का मतलब क्या है? एन अनओव्यूलेटरी साइकिल, ओबेसिटी स्थूल, और जो लोमश गंडा है इसका मतलब है हिरोटिज्म। यानी कि कई स्त्रियां जो हैं उनमें पुष्प यानी कि पुरुष के लक्षण होते हैं। आपको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में इस प्रकार के लक्षण, तीनों ही कारण जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? ओबेसिटी भी मिल जाएगी, हिरोटिज्म भी मिल जाएगी, और एनओव्यूलेटरी साइकिल भी मिल जाएगी। तो इसको, इस संदर्भ को भी हम देखेंगे, और उसको कैसे डील करना है इसके विषय में भी, जब अभी तो हम क्योंकि हेतु और बंधत्व के कारण पर विचार कर रहे हैं। उसके पश्चात अगर हम दोषिक स्तर पर देखें तो रसदोषज व्याधि है क्लैव्य। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाई यह क्लैव्य जो है वो रस प्रदोषज है, तो आई हैव टू फॉलो द लंघन। ठीक ना? एंड अग्निदीपन, यानी कि त्रिकटु आदि का अभी सेवन कराता हूं तो मुझे मालूम है कि भाई रस धातु को पुष्ट करना है और मुझे इसी तरीके से चलना पड़ेगा। अगर अत्य आर्तव या रक्त प्रदर की स्थिति है, जो कि उसकी वजह से बंधत्व आ रहा है, रक्त धातु रक्त प्रदोषज व्याधि है, तो आई हैव टू अडॉप्ट विरेचन। मज्जा धातु का क्षय होता है तो मधुर आदि अल्प शुक्रता उसमें भी है, जैसा कि सुश्रुत ने कहा है। और शुक्र धातु की वृद्धि के लक्षण में शुक्रस्मरी, जो कि स्त्रोतोरोध उत्पन्न करके क्लैव्य उत्पन्न करती है, और क्षय के अनुसार क्लैव्य शुक्र अविसर्गः च क्षीण शुक्र चिरात प्रसिच्यते। देखिए, मैं शुक्र धातु यदि कह रहा हूं तो स्त्री के संदर्भ में कह रहा हूं, ये बात आपने ध्यान में रखनी है ना? क्योंकि जो 7 धातुएं हैं यूजुअली, जो क्या होता है कि संकुचित मानसिकता के आधार पर शुक्र जो है उस पर अधिकार जो है वह पुरुष का माना जाता है, स्त्री का नहीं माना जाता। परंतु ऐसा नहीं है, शुक्र जो है वह स्त्री धातु में भी उपस्थित है, जो कि जो लक्षण पुरुष में उत्पन्न कर रहा है वही स्त्री में भी उत्पन्न करेगा, यह मानना चाहिए। तो शुक्र प्रदोषज व्याधि जो है वो क्लैव्यम, अहर्षम, उत्साह नहीं है, और गर्भ का स्राव हो जाना है ना? यह भी जो है ये धातुगत होगी। तो रसगत कंडीशन में आ रहा है, रक्तगत कंडीशन में आ रहा है, मज्जा की कंडीशन में आ रहा है। मज्जा की कंडीशन में क्या होता है कि अल्प शुक्रता के साथ नेत्र गौरव, तमोदर्शनम, दौर्बल्यता, इस स्थिति को भी हमें कंसीडर करना चाहिए। तब हमें एक पिक्चर थोड़ी क्लियर होती है कि इसमें जो है वो मज्जा धातु का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है? रस व बंधित्व का क्या संबंध है, ये भी देखना पड़ेगा या विचार करना पड़ेगा कि भाई हमें देखना पड़ेगा, या हम ट्रीटमेंट कर रहे हो तो कटु व कषाय रस जो है बंधित्व को उत्पन्न करते हैं वात का प्रकोप कर, या अति क्षार का सेवन, जो कि विमान स्थान में लिखा हुआ है कि पिपली और क्षार का लवण का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये पुंसत्व घात को उत्पन्न करते हैं।
तो यह भी जो है, या तो हम हिस्ट्री में पालेंगे कि भाई ये स्त्री इस प्रकार का कार्य करती रही है, या इस प्रकार का मिथ्या आहार विहार करती रही है, इस प्रकार का दुर्मिल रसों का सेवन करती रही है, या फिर हम उसको अगर हम अपने ट्रीटमेंट उसमें प्रोसीजर में ले रहे हैं, प्रोटोकॉल में रहे हैं, तो वी हैव टू प्रोहिबिटेड द कटु एंड कषाय रस एंड अक्षार। उपधातु स्तन्य आर्तव के बारे में मैंने विचार आपके साथ कर लिया। अग्नि और बंध्यत्व, तो आप देखेंगे कि जो थायराइड की स्थिति है ना, तो जो हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, इन दोनों अवस्था में भी जो है, यानी कि जो अत्यग्नि है और अल्प अग्नि है या मंदाग्नि की स्थिति है, वह भी बंध्यत्व को उत्पन्न करती है। ऐसे कई केस आपकी कंडीशन, आपकी नजर में भी आएंगे और मेरे में भी आए हैं। तो अगर हम एक्चुअली में क्या है कि हम थायराइड को थायराइड लेके और एक पर्टिकुलर दवा चाहते हैं कि भाई हम इसको कांचनार गुलगुल दे देंगे, ठीक है ना, परंतु जो अब अग्नि बिगड़ी हुई है, अब इस अग्नि में भी दो प्रकार का है। अब इसमें से लिखा हुआ है, वाग्भट्ट कहते हैं, शम प्रकोपो दोषानाम सर्वेशाम अग्नि संचितो तस्मात् अग्नि सदा रक्षेत निदानानि च वर्जयेत। एक तो अग्नि की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, है ना, तो किसी भी प्रकार से अग्नि की रक्षा करने का आदेश किया गया है। तस्मात् अग्नि रक्ष सदा रक्षेत निदानानि च वर्जयेत, निदान परिवर्जन करना है सर्वप्रथम तो आपको, है ना। शम और प्रकोप दोषानाम, तो अब जो अग्नि जो है यहाँ पर दो स्थिति में आ जाएगी भाई। अब अगर अत्यग्नि हो गई जिसको आप हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे, या अल्प अग्नि हो गई जिसको आप हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे, यानी कि एक को आप कफज क्षोथ की तरह ट्रीट करेंगे और एक को धातु पाक की तरह ट्रीट करेंगे। तो एक में तो आपको क्या करना पड़ेगा, विदारी, जैसे अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म का केस है तो आपको विदारी कंद, क्षीर बला, माश बला, इन प्रकार के योगों का प्रयोग करना पड़ेगा। और कफज शोथ की स्थिति में आपको लंघन और त्रिकटु और इस प्रकार के जो है आरोग्यवर्धनी वटी, इन प्रकार के योगों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अग्नि और बंध्यत्व के संबंध को भी समझना चाहिए, क्योंकि यह भी जो थायराइड डिसऑर्डर है वो सीधे सीधे से जुड़े हुए हैं और यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्रकृति और बंध्यत्व, तो जो वात प्रकृति वाला है, हम ये कह के आए हैं वात प्रकृति का अगर आप देखेंगे तो जो अल्प वात प्रकृति के जो व्यक्ति हैं वह अल्प अपत्य होते हैं, ठीक है ना। उसका रीजन ये है कि उसमें वात प्रकोप हो जाता है जो कि गर्भ रजोनाश का कारण है। इस प्रकार से मन व बंध्यत्व, अब चरक सूत्र में अगर 25 आप देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, जो 157 भाव है वो 57 भाव में लिखा हुआ है, सौमनस्य गर्भधाराणाम दौर्मनस्य वृष्याणाम, यानी कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर कंसेप्शन और आप जो है वह क्वाइटस की स्थिति में आ रहे हैं, तो मन में कोई दुर्मलता नहीं होती, सुमनता होनी चाहिए, तभी जो है वो गर्भ का धारण होगा। कई बार क्या होता है, हमारे पास कुछ लोग ऐसे आते हैं कि भाई वो कहते हैं कि भाई हमें तो बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, और बस वो दे आर गोइंग जस्ट वांट बेबी। तो वो बच्चा पाने के लिए ही जिस प्रकार का क्रियाकलाप करते हैं तो उसमें दुर्मनता रहती है। तो यदि आप सौमनस्य होकर मन से अगर आप करेंगे तो वो गर्भधारण में आसानी मिलती है, और दुर्मन है आपका तो वह पौरुषता की स्थिति उत्पन्न करता है। एक बात और भी देखनी चाहिए कि जो रस्वा स्रोतस दुष्टि के लक्षण है उसमें लिखा हुआ है, गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समशतनाम रस्वहानि दुष्यंती चिंत्यानाम अति चिंतनात्, यानी कि जो साइकोलॉजिकल पार्ट है, आप किसी भी विषय पर सोचने से आवश्यकता से अधिक विचार कर रहे हैं, चिंत्यानाम चिंतनीय विषयों पर आवश्यकता से अधिक चिंतन कर रहे हैं, तो भी जो है आपको रस दृष्टि होकर जो है वह आर्तव जो है वह कम उत्पन्न होगा और अंततः बंध्यत्व की स्थिति निर्मित होगी, ऐसा देखना चाहिए।
यानी कि जो जो स्त्री है और पुरुष है उन दोनों का साइकोलॉजिकल स्टेटस भी हमें देखना है। धातु सारता, अब देखिए धातु सारता की का जो पार्ट है, यानी कि जो टिश्यू वाला पार्ट है, आप कहेंगे भाई मज्जासार और शुक्रसार व्यक्ति को तो जो है अच्छा वो होना चाहिए, बहुप्रज होना चाहिए, है ना। परंतु क्या होता है कि इसमें एक कंडीशन ऐसी है कि मज्जासार और शुक्रसार को वो जो टिश्यू स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप पर्टिकुलर पार्ट का, यानी कि उस सार को पुष्ट करने के लिए पर्टिकुलर चीजें नहीं ले रहे हैं, तो वह अपत्य भाज्य का कारण होती है, यह याद रखना। स्त्रोतस्व बंधत्व आर्तव वहे द्वये त्वयोर्मूलम गर्भाशय आर्तव वहिनी च धन्य तत्र विद्यानां बंध्यत्व मैथुनम असहिष्णुत्वम आर्तव नाश्च। अब देखिए क्या है कि जो स्त्रोतस है वह स्त्रोतस क्या है कि एक मूल है और एक प्रवर्तक है, इस बात को हम हमेशा याद रखते हैं। तो ऐसा लिखा हुआ है आर्तव वहे द्वये तयोर मूलम, उसका मूल जो है वो एक्चुअली में गर्भाशय है। आर्तव जो है वो क्या कर रहा है, वह केवल मात्र प्रवर्तन का कार्य करता है। आर्तव वाहिनी धमनिया क्या है, वह आर्तव जो गर्भाशय में उत्पन्न हुआ है, जो उस मूल में उत्पन्न हुआ है वहां पर तत्र विद्यायाम, अगर उसमें किसी प्रकार का विद्ध उत्पन्न होता है, किसी प्रकार का आघात लगता है, किसी प्रकार की चोट लगती है, तो वह बंधत्व को, मैथुन असहिष्णुत्व को स्त्री जो है वह मैथुन को सहन नहीं कर पाती है और आर्तव का नाश हो जाता है। पंच महाभूत सिद्धांत और बंधत्व, तो हमें मालूम है कि शुक्र सौम्यम आर्तव आग्नेयम, है ना। शुक्र जो है वह सौम्य है और आर्तव आग्नेय है, इसलिए आर्तव को पुष्ट करने के लिए ओड़द आदि की, परंतु यदि आर्तव अति आग्नेय हो जाए तो इस कंडीशन में कामला, गोवर और काजिन्या, आपने कामला तो सुना होगा, गोवर और काजिन्या नहीं सुना होगा, है ना। जो मीजल्स और चिकन पॉक्स है या जो वायरल कंडीशन है, उस कंडीशन मतलब मीजल्स और चिकन पॉक्स यदि रहा हुआ हो और उसने बहुत परेशान किया हो किसी स्त्री को, तो उस वक्त क्या होता है कि जो पित्त का उष्ण गुण है वह बढ़कर आर्तव को अति उष्ण कर देता है, जिसके फलस्वरूप जो है स्त्री को, तो इसलिए कामला का, मीजल्स का और चिकन पॉक्स का इतिहास भी जो है वो पूछ लेना चाहिए, क्योंकि वह जो है वह आर्तव की उष्णता को बढ़ा देता है और वहां पर मात्र हमें उस उष्णता को पैसिफाई करना है। यही सिद्धांत या प्रोटोकॉल जो है वो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये जो है क्या कहते हैं उसको कुछ रेफरेंसेस हैं जो आपको देखने चाहिए, और अभी हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा इस पर और विचार करेंगे और फिर किस प्रकार से इसकी चिकित्सा करनी है एक बात, और जो मुख्य योग है जैसे फलग्रुत है तो उनका किस तरीके से क्या योग है, आर्तव का निर्माण किस प्रकार से होता है, पीसीओडी को कैसे ठीक करना है, इन सब विषयों पर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। टेक केयर डॉक्टर। हाँ जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सर। थैंक यू सर।